एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, समस्याएं उसी सोच के स्तर पर हल नहीं की जा सकती जिस स्तर पर वे उत्पन्न हुई थीं। और ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही बैठती है। आज हम भारत की जनसंख्या, शहर और समृद्धि से जुड़ी कुछ कह सकते हैं गहरी जड़ें जमा चुकी धारणाओं पर सवाल उठाने वाले हैं। नमस्कार। आज हम द प्रिंट में छपे एक काफ़ी विचारोत्तेजक लेख के कुछ हिस्सों का विश्लेषण करेंगे। इसका शीर्षक है मोटे तौर पर शहर, व्यापार और राष्ट्रों का धन। ये लेख कई पुरानी सोच को चुनौती देता है, खासकर ये वाली कि भाई भारत की इतनी बड़ी आबादी ही उसकी गरीबी का कारण है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा काफ़ी काम की हो सकती है। मतलब मेंस के जीएस पेपर्स में शहरीकरण, विकास, जनसंख्या जैसे मुद्दों पर लिखने के लिए पॉइंट्स मिल सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी शायद कुछ फैक्ट्स निकल आएं। और जाहिर है जो भी भारत के भविष्य या आर्थिक विकास में रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये दिलचस्प है ही। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो लेख उठाता है कि अगर इंसान ही वो अकेली प्रजाति है जो धन बना सकती है, तो ज्यादा इंसान गरीबी का कारण कैसे हो सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और यही आप कह सकते हैं लेख का एकदम सेंट्रल पॉइंट है। ये उस आम समझ को सीधे सीधे खारिज करता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा गरीबी। लेख कहता है कि मनुष्य मतलब होमो इकोनॉमिकस वो तो मूल रूप से धन बनाने वाला प्राणी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास दो बहुत खास क्षमताएं हैं। एक तो विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइजेशन, और दूसरा व्यापार यानी ट्रेड। हाँ। हम किसी एक चीज में माहिर होते हैं, खेती हो, पढ़ाना हो, डॉक्टरी हो, कुछ भी। और फिर हम अपनी उस चीज का दूसरों की चीजों से लेन देन करते हैं। ये दिलचस्प है। हम विशेषज्ञता को कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर क्या ये जानवरों में नहीं होता? होता है, पर बहुत ही सीमित। कुछ कीड़े मकोड़ों में दिखता है थोड़ा श्रम विभाजन, पर वो इंस्टिंक्ट पर आधारित है। वो सचेत रूप से विशेषज्ञता चुनकर किसी बड़े बाजार में व्यापार नहीं करते जैसे हम करते हैं। कोई और प्रजाति ऐसी जटिल विशेषज्ञता नहीं विकसित करती क्योंकि उनके पास वो मार्केट इकोनॉमी नहीं है जो हमारे व्यापार करने की क्षमता से बनती है। और वही तो धन बनाने का असली इंजन है। जानवर ज्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं, हम व्यापार पर फलते फूलते हैं। हाँ, हम व्यापारी हैं स्वभाव से। बिल्कुल। और लेख इस बात को समझाने के लिए शहरों का उदाहरण देता है ना, वो दिल्ली बनाम झुमरी तलैया वाला। हाँ, वो उदाहरण इस विचार को एकदम साफ कर देता है। लेख पूछता है कि क्यों इतनी घनी आबादी वाली भीड़ भरी दिल्ली में उस खाली खाली से झुमरी तलैया से कहीं ज्यादा करोड़पति हैं, महंगी गाड़ियां हैं, फोन है, पूल हैं। सही बात है। अगर सिर्फ आबादी ही प्रॉब्लम होती तो दिल्ली को तो गरीब होना चाहिए था। पर होता उल्टा है। इसका जवाब अर्थशास्त्र में है, जो धन कैसे बनता है इसका अध्ययन करता है, ना कि सिर्फ लोग गिनने का। तो यहाँ ये विशेषज्ञता वाला सिद्धांत कैसे फिट होता है, जिसे अर्थशास्त्री श्रम विभाजन कहते हैं शायद? बिल्कुल सही। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी समाज में अलग अलग लोग अलग अलग काम में स्पेशलाइज करें, यही धन बनाने के केंद्र में है। और शहर इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। कैसे? सोचिए, एक छोटा सा गांव है, 100 लोग रहते हैं। क्या वहां कोई सिर्फ दांतों का डॉक्टर बनके गुजारा कर सकता है? मुश्किल है। या कोई थाई रेस्टोरेंट चला सकता है? शायद नहीं। ग्राहक ही नहीं मिलेंगे उतने। हाँ, वो थाई रेस्टोरेंट वाला उदाहरण इसे और साफ करता है। लेख में था कि अगर रोज 100 ग्राहक चाहिए और हर 100 में से बस एक को थाई खाना है, तो कम से कम 10,000 लोगों का बाजार चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ घनी आबादी वाले शहरों में ही मुमकिन है। तो इसीलिए ज्यादा आबादी वाले इलाके ज्यादा अमीर होते हैं। अक्सर, क्योंकि वहां विशेषज्ञता की ज्यादा गुंजाइश होती है, ज्यादा तरह के काम पनप सकते हैं, तो ज्यादा धन बनता है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर शहर देख लीजिए, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, सब घनी आबादी वाले महानगर हैं। शहर असल में क्या है? वो विचारों, प्रतिभाओं और व्यापार के मिलने की जगह है। अच्छा, अगर दुनिया भर में देखें तो शहरीकरण की क्या स्थिति है और भारत उसमें कहाँ है? ये यूपीएससी वालों के लिए जानना जरूरी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, दुनिया में करीब 50% लोग अब शहरों में रहते हैं। ये वर्ल्ड एवरेज है। लेकिन भारत इसमें काफी पीछे है। हमारी शहरी आबादी करीब 30-35% के आसपास है। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है। भारत के जो अमीर राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वो विश्व औसत के करीब हैं, मतलब 45-50% शहरीकृत हैं। और जो गरीब राज्य हैं, जैसे असम, बिहार, वहाँ शहरीकरण बहुत कम है, 10-15% के आसपास। तो ये महज इत्तेफाक नहीं लगता? नहीं लगता। इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है क्या? हाँ बिल्कुल।
ये सभ्यता शब्द जो है, सिविलाइजेशन, इसकी जड़ें भी लैटिन के सिविटास, जिसका मतलब ही शहर होता है। पुरानी महान सभ्यताएं देख लीजिए, मिस्र, ग्रीस, रोम, ये सब शहरों के नेटवर्क पर ही तो आधारित थीं, जो आपस में खूब व्यापार करते थे। और अपनी सिंधु घाटी सभ्यता? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये विशाल सुनियोजित शहर थे और शायद लोथल जैसे बंदरगाहों से दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। इतिहास यही बताता है कि शहर हमेशा से तरक्की और खुशहाली के केंद्र रहे हैं। तो संदेश साफ है, शहर और व्यापार जरूरी हैं, लेकिन फिर भारत में अक्सर आत्मनिर्भरता की बात होती है, सेल्फ सफिशिएंसी, खासकर गांवों की आत्मनिर्भरता। लेख इस पर क्या कहता है? लेख आत्मनिर्भरता के विचार की बहुत तीखी, मतलब बहुत शार्प आलोचना करता है, चाहे वो व्यक्ति की हो, परिवार की, गांव की या देश की। उसका तर्क है कि आत्मनिर्भरता असल में आर्थिक तरक्की के रास्ते में रोड़ा है। ऐसा क्यों? आत्मनिर्भर होना तो अच्छा माना जाता है। आर्थिक नजरिए से सोचिए, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप वो काम भी खुद कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपनी कमीज खुद सिएंगे, अपना अनाज खुद उगाएंगे, घर खुद बनाएंगे, छोटी मोटी बीमारी का इलाज भी खुद करेंगे, हाँ, तो आप उस एक काम में माहिर नहीं हो पाएंगे जिसमें आप वाकई अच्छे हैं और जिससे आप सबसे ज्यादा वैल्यू बना सकते हैं। ये श्रम विभाजन और विशेषज्ञता के बिल्कुल उलट है, जो आज की अर्थव्यवस्था का आधार है। लेख में वो किंडरगार्टन वाला उदाहरण भी था ना? हाँ, बड़ा मजेदार था। हाँ, वो बहुत सटीक है। आप छोटे बच्चों से पूछिए, बड़े होकर क्या बनोगे? वो कहेंगे डॉक्टर, पायलट, टीचर, डांसर। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर आत्मनिर्भर बनूंगा। हाँ, सही बात है। ये इतना अप्राकृतिक विचार है कि बच्चे भी इसे नहीं अपनाते। तो लेख कहता है कि अगर ये एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं, तो पूरे देश के लिए आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखना तो आर्थिक आत्महत्या जैसा है। इकोनॉमिक सुसाइड। बाप रे! कठोर शब्द है ये तो। मतलब है कि आप खुद को दुनिया के बाजार और विशेषज्ञता के फायदों से काट रहे हैं। तो अगर शहर और व्यापार इतने जरूरी हैं, तो भारत के शहरों के बारे में लेख क्या कहता है? क्या हम अपनी शहरी क्षमता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? लेख के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ये भारत के पिछले कई दशकों के विकास के तरीके की आलोचना करता है, जिसमें ग्रामीण विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और शहरों को नजरअंदाज किया गया। और नतीजा ये है कि हमारे शहर रहने और बिजनेस करने के लिहाज से दुनिया में सबसे खराब माने जाने लगे हैं। लेख एक आर्थर एंडरसन फॉर्चून सर्वे का जिक्र करता है, जिसमें भारतीय शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन की गुणवत्ता में बहुत नीचे रखा गया था। शहरों की इस खराब हालत का मुख्य कारण क्या बताया गया है? लेख का मुख्य तर्क है सड़कें और कनेक्टिविटी, इनकी भारी कमी। और खराब कनेक्टिविटी से एक खास प्रॉब्लम पैदा होती है, जिसे विशेषज्ञ प्राइमेसी कहते हैं। प्राइमेसी, ये क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ही बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये बहुत ज्यादा बड़े और भीड़भाड़ वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के छोटे शहर और कस्बे उनसे ठीक से जुड़े ही नहीं हैं। अच्छा। अगर अच्छी सड़कें होती, अच्छा रेल नेटवर्क होता, तो लोग, बिजनेस, ये सब आसपास के सैटेलाइट शहरों में फैल जाते। इससे बड़े शहरों पर दबाव कम होता। और लेख का मानना है कि भारत में और भी बहुत से शहर बन सकते हैं। हाँ, लेख एक बहुत बड़ी संभावना की बात करता है। वो कहता है कि भारत में 400 से ज्यादा एसटीडी कोड वाले स्थान हैं। अगर इन सबको अच्छी सड़कों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ दिया जाए, हाँ, तो इनमें से हर एक जगह में एक छोटा सिंगापुर बनने की क्षमता है। 400 सिंगापुर! सोचिए, 400 खुशहाल जुड़े हुए शहर। लेकिन खराब कनेक्टिविटी की वजह से हमारी शहरी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 60% से ज्यादा, कुछ गिने चुने महानगरों में ठुसा हुआ है और इसीलिए वहां इतनी भीड़ भाड़ है। कनेक्टिविटी को लेके ब्रिटिश काल से तुलना भी की गई है ना? हाँ, लेख याद दिलाता है कि अंग्रेजों के जमाने में बड़े हिल स्टेशन शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, महाबलेश्वर अपने पास के बड़े शहरों से काफी अच्छे से जुड़े थे। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे से। हाँ, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री का आना जाना आसान हो। लेख का इशारा ये है कि आज़ादी के बाद हमने उस कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के बजाय शायद नज़रअंदाज कर दिया। सिंगापुर का उदाहरण दिया है कि कैसे 1965 में आज़ादी के बाद वो एक अस्त-व्यस्त बंदरगाह शहर से दुनिया के सबसे कुशल और अमीर शहरों में से एक बन गया। और उसका मुख्य कारण? बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। तो क्या भारत की समस्या अधिक जनसंख्या है या शहरी भीड़भाड़? लेख इनमें कैसे फर्क करता है, ये यूपीएससी वालों के लिए समझना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। लेख साफ कहता है कि भारत में शहरी भीड़भाड़ है, अर्बन ओवरक्राउडिंग,
और ये मुख्य रूप से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों की कमी का नतीजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधिक जनसंख्या है। नहीं, अगर हम जनसंख्या घनत्व देखें, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो भारत का घनत्व जापान, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स, बेल्जियम जैसे कई अमीर और विकसित देशों से कम है। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, और उन देशों में वैसी शहरी भीड़भाड़ की समस्या नहीं है जैसी हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि उनके पास बेहतर शहरी प्लानिंग है और शानदार कनेक्टिविटी है। तो समाधान जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि बेहतर शहर और सड़कें बनाना है। लेख का तो यही निष्कर्ष है। समाधान है ज्यादा और बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, जो हमारे सैकड़ों संभावित शहरों को आपस में और बड़े महानगरों से जोड़ सकें। जब 400 सिंगापुर जैसे शहर होंगे तो लोगों के पास रहने और काम करने के ज्यादा विकल्प होंगे। और बड़े शहरों पर दबाव कम हो जाएगा। अपने आप कम हो जाएगा, भीड़ भाड़ खत्म होगी क्योंकि आबादी बेहतर तरीके से बढ़ जाएगी। ये हमें उस दृष्टिकोणों के टकराव की तरफ ले जाता है। एक तरफ गांधी जी का आत्मनिर्भर गांव वाला विचार, दूसरी तरफ सैकड़ों आधुनिक जुड़े हुए शहरों वाली शहरी सभ्यता। हाँ, और लेख साफ तौर पर शहरी सभ्यता वाले मॉडल का समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि यही मॉडल व्यापार को बढ़ाता है और लागत को कम करता है। एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विशेषज्ञता और श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है। लेख एक कड़वी सच्चाई बताता है। भारत में एक ट्रक औसतन दिन में सिर्फ 250 किलोमीटर चल पाता है। सिर्फ 250? हाँ, जबकि विकसित देशों में ये 600 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। ये धीमी रफ्तार हमारे व्यापार की लागत बढ़ाती है, उसे इनएफिशिएंट बनाती है। वो कहावत भी थी शायद लेख में, हर महान शहर अपने परिवहन नेटवर्क पर एक विशाल मकड़ी की तरह बैठा होता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे शहर अपने आसपास के इलाकों से चीजें और व्यापार खींचते हैं और फिर तैयार माल और सेवाएं वापस भेजते हैं। ये सब अच्छी ट्रांसपोर्ट लाइनों के जरिए होता है। लेख का तर्क है कि भारत को ऐसी कई मकड़ियों और उनके जालों यानी नेटवर्क्स की जरूरत है। अच्छा, अब अंत में उस सोच पर आते हैं जो जनसंख्या को ही समस्या मानती है। लेख इस पर बहुत सख्त टिप्पणी करता है। हाँ, बहुत सख्त। लेख इस विचार को कि जनसंख्या गरीबी का कारण बनती है सिरे से खारिज करता है और इसे शैतान का दर्शन कहता है, डेविल्स फिलॉसफी। शैतान का दर्शन, ये तो बहुत भारी शब्द है। हाँ, लेकिन लेखक इसके पीछे का तर्क समझाता है। उसका मानना है कि इस सोच के बहुत गहरे नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर होते हैं। कैसे असर? पहला, ये माँ बाप में अपराध बोध, गिल्ट पैदा करता है। उन्हें बच्चे पैदा करने में शर्म महसूस कराता है। दूसरा, ये बच्चों को महसूस कराता है कि वो कोई संपत्ति या संभावना नहीं बल्कि बोझ हैं, एक प्रॉब्लम है। तीसरा, ये समाज में एक निराशावाद, एक पेसिमिज्म कहलाता है। लेख एक उदाहरण देता है कि कैसे कुछ निराशावादी लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौतें देखकर कहते हैं कि चलो असुरक्षित सड़कें कम से कम जनसंख्या समस्या हल करने में मदद तो कर रही हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही अमानवीय सोच है। बिल्कुल, मानव जीवन के प्रति असंवेदनशील। तो लेख का अंतिम संदेश क्या है? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इंसान ही असली संसाधन है, अल्टीमेट रिसोर्स। क्योंकि हमारे पास इंसानी दिमाग है, सोचने, सीखने, नया करने और व्यापार करने की क्षमता। हमें अपने दिमाग को इस सच्चाई से भरने की जरूरत है कि हम अपनी बुद्धि से, सहयोग से एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर स्पेशलाइज करके और ट्रेड करके धन और समृद्धि बना सकते हैं। एक झूठा दर्शन जो लोगों को ही समस्या मानता है, वो हमें अपनी असली क्षमता पहचानने से रोकता है। वो हमें खुद को और अपने देशवासियों को एक प्रॉब्लम की तरह देखने पर मजबूर करता है, जिसके समाधान के लिए शायद फिर सख्त राजनीतिक दखलंदाजी की जरूरत बताई जाती है। हाँ, लेख थोड़ा सा उस तरफ भी इशारा करता है। हाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर भी एक परोक्ष सवाल उठाता है, हालांकि उस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहला, जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं बल्कि एक संभावित संसाधन है। दूसरा, धन बनता है विशेषज्ञता, श्रम विभाजन और व्यापार से, जो इंसानों की खास क्षमताएं हैं। तीसरा, शहर इन चीजों के लिए जरूरी है और अच्छी कनेक्टिविटी उनकी सफलता की कुंजी है। चौथा, आत्मनिर्भरता का विचार आर्थिक तरक्की में बाधा है। और आखिर में, भारत को अपनी शहरी क्षमता को जगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में
भारी निवेश करना होगा, ना कि सिर्फ जनसंख्या को दोष देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक विचार में छोड़ जाता हूँ जिस पे श्रोता और सोच सकते हैं। ये लेख से ही निकलता है, पर हमने इस पर सीधे बात नहीं की कि अगर शहर, व्यापार और कनेक्टिविटी वाकई इतने ज़रूरी हैं, तो लेख की आलोचनाओं से आगे बढ़कर भारत में इस शहरी क्षमता को असल में अनलॉक करने के लिए किस तरह के खास गवर्नेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी? क्या सिर्फ सड़कें बनाना काफ़ी है, या शहरी प्रशासन, ज़मीन के उपयोग के कानून, निवेश का माहौल, इन सब में भी बड़े बदलाव चाहिए? ये एक जटिल सवाल है जिस पर आगे विचार हो सकता है। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। आज की हमारी ये चर्चा द प्रिंट में प्रकाशित शहर, व्यापार और राष्ट्रों का धन लेख के विश्लेषण पर आधारित थी। हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों और करंट अफेयर्स में रुचि रखने वाले सभी सुनने वालों को ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। ये विचार यकीनन भारत के विकास के रास्ते पर बहस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली लगी तो कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स मिस ना करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।